व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, अगर आप लोग इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ जो है वो ईजी होती हुई नजर आएगी। बोला गया है जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है वो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में अगर एक रिलेशनशिप में है तो डेली आप लोग बात करें। आप लोग एक दूसरे के ऊपर फेथ रख सकते हैं। अगर आप लोग के अंदर फेथ है, ट्रस्ट है एक दूसरे के लिए, तो आप लोग कभी भी ये चीज फील नहीं करेंगे नहीं यार डेली ही बात करनी जरूरी है। आप लोगों को ये लगेगा कि कोई नहीं, सामने वाला पर्सन भी अपने काम में बिजी है तो उसको भी टाइम देना चाहिए। कभी भी किसी के पर्सन के ऊपर अपने थॉट नहीं थोपने चाहिए कभी भी, चाहे वो आप लोग का छोटा भाई बहन हो या आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो या फिर यार दोस्त का रिलेशन हो या फिर मदर फादर का रिलेशन या फिर कोई और रिलेशन आप लोगों को देखने को मिले, तो उसमें कभी भी अपने थॉट किसी के ऊपर थोपो मत। उसको बस अपनी बातें बताओ। अगर उसको लगता है वो चीजें अच्छी है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं अच्छी है तो उसको इग्नोर करेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की लाइफ को आसान बना देगी। जब भी आप लोग सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ये समझिए कुछ ना कुछ ट्रबल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे लेकर चल रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ये चीजें एक बार अंडरस्टैंड कर ली ढंग से, फिर तो आप लोगों को लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो आप लोगों को ट्रबल कर सकती हैं, पर नहीं करेंगी ये चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद में। तो इसलिए कोशिश करो कि किसी भी पर्सन के साथ में यारी दोस्ती अच्छी है तो ऐसा करो 3-4 दिन में या फिर वीक में एक बार बात कर लो, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। डेली उस पर्सन के साथ में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से जरूरत पड़ रही है तो आप लोग एक तरीके से इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये पर्सन मेरे साथ में नहीं होगा, छोड़ के चला जाएगा, तो वो एक तरीके से आप लोगों का जो माइंड की शांति है, जो स्टेबिलिटी है, उसको भंग करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। थोड़ा नजर डालते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आज की डेट में आप लोग केस देखेंगे तो काफी ज्यादा हो चुके हैं। 1,74,66,695 ये केस है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर 6,76,495 लोगों की जान जा चुकी है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो 1,09,33,717 लोग यहाँ से रिकवर कर चुके हैं। अपनी कंट्री के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो हमारी कंट्री में 54,750 केस कल आए, यानी कि टोटल जो आंकड़ा है वो 50,000 से ऊपर डेली देखने को मिल रहा है। अकेले महाराष्ट्र के अंदर कल जो है 11,147 के करीब केस देखने को मिले। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे टॉप पर यूएसए, दूसरे पर ब्राजील, तीसरे पर इंडिया चल रहा है। और नंबर ऑफ डेथ में भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग 5वें नंबर पर आ चुके हैं, यानी कि हमसे ऊपर यूएसए और इसी के साथ में ब्राजील आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर यूके भी हमसे ऊपर है और यहाँ पर मैक्सिको। फिर यहाँ पर हम आ गए यहाँ पर 5वें नंबर पर 35,786 डेथ के साथ में। तो ये आंकड़ा जो है काफी बड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पर जा रहा है। और जिस तरीके से नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं तो यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि हमारी कंट्री में लापरवाही कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक सोचने के लिए हम लोगों को मजबूर करता है। आज आप लोगों का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है इंडस रिवर जाकर मैप में नहीं हारेगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आइए देखते हैं क्या क्या आर्टिकल है यहाँ पर। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल के ऊपर नहीं डालते हैं। और हाँ, आप लोग कई सारे जो माइंड में आप लोगों के डाउट हो रहे होंगे क्वेश्चन वाली वीडियो को लेकर, ये क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं आई, कल नैनो मैगजीन भी आप लोगों ने ही अपलोड कर गया। तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही है 2-3 दिन से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो लैपटॉप की प्रॉब्लम थी, पिछले 3 दिन से इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ में आई हैं जिनको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी कुछ चीज़ें आज मुझे 3 दिन में पिछले सीखने को बहुत कुछ मिला है, यानी कि नई चीज़ें सीखने को मिली है। तो पिछले 3 दिन में बहुत सारा काम किया गया। कल पूरे दिन जो था, एक तो लैपटॉप जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, उसमें बस सॉफ्टवेयर डालने रह गए हैं, तो वो एक ऑल्टरनेटिव आप लोगों के सामने होगा पूरा, यानी कि वो पूरा कंप्लीट करा दिया, फॉर्मेट करा दिया है, तो उसमें सारे सॉफ्टवेयर डालने हैं। तो कल पूरा दिन उसी में लग गया। और दूसरा काम जो था साइड बाय साइड में चल रहा था वो थी गाड़ी की सर्विस करानी थी, और उसी के साथ में कुछ डेंट वगैरह लगे हुए थे तो वो भी उसके वहां पर हटने थे। तो ये सारा काम, इसी के साथ में और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम थे जो मैंने कंप्लीट किए इस बीच में। और टोटल मिला के आप लोगों के लेक्चर भी आ रहे हैं पैरेलल में, और मैं फिलहाल अभी घर पर भी नहीं हूं, ठीक है। तो अभी एक फ्रेंड है उसके साथ में मैं रुका हूं, तो इसके चलते बहुत सारी ऐसी चीजें जो बैकएंड में चलती रहती है, आप लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर बनी होगी। लेक्चर जो भी आप लोगों के बचे हुए हैं वो कंप्लीट करूंगा, उनकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। संडे सैटरडे रहेगा और कोशिश करूंगा कल से जो है हमारी चीजें जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर वे में भी चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 1 तारीख भी है तो हम अपने महीने को अच्छे से स्टार्ट करेंगे और चीजों को अच्छे से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज शाम तक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उनको चीजों को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में सारे जो भी चीजें आप लोगों के सामने प्रॉपर वे में हमारे जो लेक्चर आते थे उसी तरीके
से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी कि देखो कई सारी चीज़ें रहती हैं यार बैक एंड में, जिसके चलते एक मतलब मेरी भी एक पर्सनल लाइफ रहती है, उसको चीज़ों को लेकर फिर यहाँ पर ये चीज़ें सारी मैनेज करना। तो कई बार ऐसा नहीं है कि रेगुलर ही ये सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाड़ी का शीशा थोड़ा सा टूट गया था, एक जो कंकड़ सा लग कर उस पर, तो वो भी चेंज कराया उसमें। इसी के साथ में पूरा लैपटॉप यहाँ पर ये कंप्लीट कराया। तो ये ऐसा थोड़ा ना कि डेली शीशे टूटते हैं, डेली हमारी विंडो क्रैश हो जाती है। तो कई सारे बच्चे बोले हैं सर कई दिन हो गए, तो मुझे पता है यार कई दिन हो गए वो, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, जहाँ इतना पेशेंस रखा है। फिर उसके बाद में आप लोगों को टाइम पे लेक्चर और सारी चीज़ें टाइम पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पीडीएफ आप लोगों की बची हुई है। अच्छी बात एक ही है, खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो पीडीएफ थी वो मैंने सारी रिकवर कर ली है, वो वहाँ से निकाल ली थी जो मुझे लग रहा था नहीं बच पाएंगी। जैसे तैसे करके हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगा, वरना फॉर्मेट करके विंडो डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो वहाँ से डेटा निकालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा था। और जो ओपन भी हो रहा था तो ऐसा था, ओपन कर दिया तो 2-3 घंटे तक उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहे, ओपन ही नहीं कर पा रहे उसमें चीज़ें अंदर, यानी कि बस स्क्रीन पर दिख रही हैं चीज़ें, क्लिक करते ही वो हैंग हो जाता था पूरा। तो मुझे लग रहा था पीडीएफ वगैरह वो नहीं मिल पाएंगी, तो वो सारी भी रिकवर की वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों तक मुझे शेयर करनी थी। तो थोड़ा सा इसको मतलब समझिएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो आर्टिकल से देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ये आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है महाराष्ट्र के, राजस्थान के बारे में क्या कंडीशन चल रही है। तो हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे, जो बेसिकली राजस्थान के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है उसको छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखेंगे, कुछ पावर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर डिटेल में थोड़ा नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे यहाँ पर। तो अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पर एक डिटेल में यहाँ पर देखेंगे इन आर्टिकल्स को भी। यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है बात कर रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। तो आर्टिकल में कुछ इंफॉर्मेशनल चीजें हल्का सा इसके ऊपर नजर डालेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोग इसके बारे में होना चाहिए। यहाँ पर ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये बात कर रहे हैं, अभी बोला गया है कि हमारी कंट्री में जिम्स वगैरह और ये सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, ठीक है, योगा सेंटर वगैरह। तो राइटर बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड में हम लोग सबसे ज़्यादा केसेज में 30 नंबर पर आ चुके हैं, डेथ में हम लोग 5वें नंबर पर आ चुके हैं। तो इस टाइम पर अगर आप लोग ऐसे एक्शन ले रहे हैं तो कितने हद तक ये वाजिब है, कितने हद तक ये सही है, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को संयम बरतना चाहिए, रुककर थोड़ा सोचना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो किसी को देखम देख आप लोग अगर ये काम करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में और ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट आप लोग करते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी देखो, सोचो, समझो और इनको सुधारो, तब चीजों को आगे लेकर चलो। वही एक सही तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का, ठीक है। तो वरना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है। तो वो सारी बातें, और इसी के साथ में आप लोग ये देखिए, अगर कोई जिम में जाता है वहां पर कितना ज्यादा, अगर कोई एक पर्टिकुलर बेंच, मान लीजिए आप लोगों ने चेस्ट के आप लोगों को वहां पर सेट लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बेंच यूज कर रहे हैं, वही पहले वाला बंदा बेंच यूज करके गया, मेहनत करेगा, पसीना निकलेगा, तो इनडायरेक्ट वे में और ज्यादा लोगों को ये बहुत जल्दी आप लोगों को चीजें होती नजर आएगी। यहाँ पे तो यही पॉसिबल है कि आप लोग नॉर्मल तरीके से घर पर ही जो योगा वगैरह, जो स्ट्रेचिंग वगैरह, वो सारी चीजें करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जिम वगैरह ज्वाइन न करें, अगर आप लोग अपनी आपको सही रखना चाहते हैं। और देखिए आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, आप लोगों को हो सकता है कि कुछ न हो, पर लेकिन अगर जब उस इम्यूनिटी के साथ में आप लोग कोरोना वायरस लेकर अपने घर जाएंगे तो मम्मी पापा, बाबा दादी और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये और दूसरों के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है आप लोगों के लिए कोई दिक्कत न रहे, पर लेकिन दूसरों के बारे में भी आप लोगों को सोचना है, वो आप लोगों के फैमिली मेंबर हैं। नेक्स्ट साइड वाला जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल, ये सीरियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे चीजों को। ये यहाँ पर अभी यहाँ पर जो हमारी कंट्री में राफेल आ रहे हैं, तो उसको लेकर काफी ज्यादा न्यूज देखने को मिल रही है, उसके बारे में है। तो कार्टून के ऊपर नजर डालेंगे। यहाँ पर फ्राइडे है, फ्राइडे को यहाँ पर एक नोटबुक आता है जिसमें जो अपना जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वैसे रहता है कि हाँ हम लोग को वहाँ पर ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, वो सब चीजें और कुछ और चीजें, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। तो आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर कार्टून, देखिए इसको क्या बातें यहां पर कर रहे हैं। राफेल के बारे में सब हवा कर रहे हैं, हाँ भैया राफेल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर लेकिन वैक्सीन जिसको लेकर सब लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में यहां पर कोई ज्यादा बातें नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये मुद्दा यहां पर दिखाने की कोशिश की जाए। तो राफेल जो है हम लोग ने किस कंट्री से लिया है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सतलज जो रिवर है वो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के थ्रू होकर गुजरती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो यहाँ पर वाटर है यहाँ पर सतलज रिवर का, ठीक है, यानी कि ब्यास, रवि और सतलज, ये पाकिस्तान में जाता हुआ नजर आता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी, ये बताना है। वीडियो के एंड में आप लोग को आंसर दूंगा, तब तक इसको अटेम्प्ट कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो के एंड में पहुंच जाओ एकदम, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए इसको।
सबसे पहले जो आप लोगों के सामने यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस करूंगा, दो आर्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। ये बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है कि द सेंटर विल हैव टू कन्विंस स्टेट दैट कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेनिफिट ऑल। देखिए हमारी कंट्री में संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो संविधान में आप लोग को यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर आप लोग बात करते हैं संविधान के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संविधान में 3 लिस्ट होती हैं। उन तीनों लिस्ट में जब आप लोग एंट्री करेंगे तो तीनों लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, इनमें सेंट्रल लॉ बनाता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाते हैं, उसमें से एजुकेशन भी स्टेट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, जहां पर दोनों चीजें लेकर चल सकते हैं यहां पर। तो कहने का मतलब ये, जब एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करेंगे तो हमारे संविधान में इसके बारे में मेंशन है कि स्टेट का सब्जेक्ट है ये संविधान में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में आती है एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में सेंटर के द्वारा ये पॉलिसी तैयार की गई है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आएगी तो राज्य को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ भैया ये जो पॉलिसीज हैं इनको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि राज्य इनको अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, यहाँ पर सेंटर के हिसाब से चीजों को लेकर नहीं चलेगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर चीजों को इंप्लीमेंट करना है तो उनको ये चीजें समझनी पड़ेगी, तभी जाकर चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी ये जो हमारी कंट्री में नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूं। हमारी कंट्री में मई 2016 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो चेयरमैन थे यहां पर श्री TSR सुब्रमण्यम। तो इनके बारे में याद रखिएगा, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जिनके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके चलते यहां पर जो हुआ कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की गई, उसमें इनपुट्स इनके द्वारा दिए गए। फिर एक कमेटी आगे चलकर बनाई गई हमारी कंट्री में, जो कि एमिनेंट पर्सनैलिटी हमारी कंट्री में जो पद्म विभूषण जो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन। तो इनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, उनके द्वारा भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 का एक खाका तैयार करके दिया गया और हमारी कंट्री में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको ये चीजें फॉरवर्ड की गई। तो उस टाइम पर सिचुएशन ये देखने को मिली कि हाँ जो चीजें हैं वो हमारी कंट्री में अब एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस गवर्नमेंट है। तो उसके चलते यहां पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। तो उन मुद्दों के बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। पहले आप लोगों को बता दूं, अगर एजुकेशन को चेंज करना होता है तो किन किन मुद्दों पर यहां पर फोकस दिया जाता है। जैसे आप लोग बात करें हमारी कंट्री में, अगर आप लोग एजुकेशन को देखोगे तो बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी कम रहती है, चीजों को रट लो, पढ़ लो, बस इस तरीके से रहता है कि एग्जाम में जाकर लिख दो। पर लेकिन जैसे कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आ रही है तो वो लॉजिकली उसके बारे में सोचें कि इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग माइंड होना चाहिए। ये काफी ज्यादा जरूरी है। आर्ट, क्राफ्ट और म्यूजिक, इनमें पार्टिसिपेशन रखना है। इसी के साथ में जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से अल्फाबेट्स, नंबर, ये सारी चीजें होती हैं, कैसे शेप्स होती हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखाई जाती हैं, उनको कैसे आप लोगों को सोल्व करना है, टीम वर्क में कोलैबोरेट करके कैसे काम चलना है। ठीक है, इसी के साथ में एक तरीके से जो एथिक्स होती है, जो पेपर 4 में आप लोगों को यूपीएससी में पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उल्टी सीधी हरकतें न करो और लालच में न पड़ो। तो यहां पर भी एजुकेशन पॉलिसी में भी एथिक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको आप लोग स्टार्टिंग के फेज में नैतिक शिक्षा का नाम नहीं देते थे कि नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, दूसरे के साथ में कुछ गलत मत करो, अपने अपने फायदे के बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में भी कुछ सोचो। तो वो सारी चीजें होती है। तो सेल्फ आइडेंटिटी की बात यहां पर की जाती है। तो बहुत सारी चीजें, बिहेवियर के बारे में बात की जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर चीजों को लेकर हम लोग सेंसिटिव हो, सामने वाला मर रहा है, हम लोग वहां पर खड़े होकर पिक्चर खींच रहे हैं, एक तरीके से पिक्चर ले रहे हैं उनको फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर डालने के लिए कि देखो क्या हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि इंसान बनाने की कोशिश की जाएगी हमारी कंट्री में ये जो एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी आप लोग यहाँ पर हमारी कंट्री में बोल सकते हैं, जिसका हमारी कंट्री में खाका तैयार किया गया है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो एक ओवरव्यू आप लोग यहाँ पर देखिए, काफी कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले हमारी कंट्री में बात की जा रही है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारी कंट्री में नेशनल ह्यूमन जो रिसोर्स मिनिस्ट्री थी, उसको यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, MHRD बोलते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर अभी चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दिया जा रहा है। ये तो आप लोगों को याद होगा, बजट में भी इसके बारे में बात की जा रही थी, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बात की गई थी। तो वो जो प्रपोजल है यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है, इस नई पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, अब तक 10+2 का हमारी कंट्री में सिस्टम हुआ करता था, यानी कि 10+2 स्ट्रक्चर थी हमारी कंट्री में, जो कि
पहला क्लास जो था 1 से लेके 10 तक का, तो 6 से लेके 16 एज तक चलता था। फिर क्या था यहाँ पर 11 12 16 से 18 तक चलता था। अब इसको यहाँ पर 4 ग्रेड में डिवाइड कर दिया गया है। इनको बोला गया यहाँ पर 5 3 3 4, यानी कि यहाँ पर ये सिस्टम डिवाइड कर दिया गया है। 5 ईयर फाउंडेशनल एजुकेशन होगी, एक तरीके से फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। 3 ईयर में यहाँ पर प्रीपेटरी, यहाँ पर एक तरीके से एजुकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ में जो यहाँ पर नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर मिडिल और 4 ईयर आप लोगों को यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से, मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि आज का दिन आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, चलो स्टार्टिंग में मजा कर लेते हैं, शाम को हम लोग दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज का दिन आप लोगों को इन घंटों में अच्छे से यूटिलाइज करना है, यानी कि डिवाइड कर दूं कि मॉर्निंग में इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है और इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, तो आप लोगों को पता रहेगा कि यार ये टाइम तो वो टाइम है, इसमें तो मुझे ये करना है। तो इसी तरीके से यहां पर क्या रहा है कि और ज्यादा डीप इसमें चले गए हैं ताकि और ज्यादा अच्छे लेवल पर चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके और बच्चे को और ज्यादा ढंग से चीजों को लेकर चला जा सके। मल्टी स्ट्रीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कई सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। डाइल्यूट किया जा रहा है बोर्ड को इतना ज्यादा नहीं कि हाँ बोर्ड्स एग्जाम है बस उन्हीं को फोकस दिया जाएगा। बच्चे की एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो चीजों को अंडरस्टैंड करें ना कि रटे, तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा। मल्टीलैंग्वेज जो फॉर्मूला था यहाँ पर 3 लैंग्वेज को लेकर चला जा रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपने प्रेफरेंस ले सकते हैं लोकल लैंग्वेज को लेकर, वो सब चीजें, ठीक है। 8वीं क्लास तक का तो कोई चीजें बच्चों के ऊपर थोपी नहीं जाएगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पूरे साल में 10 दिन ऐसे होंगे जिनको जिनको यहाँ पर बोला गया है 10 बैगलेस डेज, यानी कि 10 दिन में आप लोगों को बिल्कुल भी कॉलेज में स्कूल में यहाँ पर अपने बैग लेकर जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि बच्चों के ऊपर इसका बर्डन जो है वो कम किया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रहेगी कंडक्ट कराने के लिए कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस ए ईयर। 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग वे में आप लोग मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री लेकर चल सकते हो। किसी रीजन की वजह से अगर आप लोग यहाँ पर बिल गेट्स बन गए, यानी कि अपनी डिग्री जो है पूरी नहीं ली, बीच में ही छोड़ दी, तो आप लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा कि आप लोग अपनी ब्रेक यानी कि रुकी हुई डिग्री को जाकर फिर कंप्लीट यहां पर ले सकते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखने को मिला था, वो भी अपनी डिग्री छोड़कर आगे थे, तो फिर उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की बाद में जब उनको बुलाया गया उनके कॉलेज में कि मुझे मेरी डिग्री दे दो, तो वही कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बाद में भी ये चीजें अवेलेबल होंगी, तो सेलिब्रिटी के लिए नहीं, अब नॉर्मल पर्सन के लिए भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नो एफिलिएशन। नेक्स्ट 15 ईयर में जो कॉलेज हैं उनको ग्रेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। डिग्री एक तरीके से एफिलिएशन के साथ में यूनिवर्सिटी के साथ में जो एंड रहेगा वो खुद ही यहां पर एक तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ऑटोनॉमी दी जाएगी इस कॉलेज को ताकि वो अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड कर सकें, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है जो कि इंसानों की जेब काटने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनके ऊपर एक कैप तैयार की जाएगी ताकि जितनी फीस यहां पर मिलनी चाहिए जानी चाहिए वो फीस उनको प्रोवाइड कराई जा सके, उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा देखने को ना मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है, आने वाले टाइम में हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएंगे ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ में हम लोग अपना कंधे से कंधा मिलाकर हमारी कंट्री के बच्चे हैं वो भी चल सकें और उनके सामने भी एक अच्छे लेवल की ग्लोबल लेवल की इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहे, तो यहां पर भी पूरा फोकस दिया जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा काफी अच्छे से यहां पर ये इसको समराइज किया गया है। नेक्स्ट हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है एक डिजिटल डिवाइड, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें अवेलेबल है, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास में ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, इवन खाने पीने के भी वहां पर लाले पड़े हुए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके ऊपर भी इंफोसिस लेकर चलेगी कि किस तरीके से इन चीजों को भी यहां पर एक तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड भी यहां पर देखा जाएगा और इसी के साथ में डिजिटल ड्राइव भी देखा जाएगा। इसका क्या मतलब है, यानी कि डिजिटल चीजें ज्यादा यूज की जाएंगी। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि आज में हमारी कंट्री में कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और वहां पर बच्चों के पास में मोबाइल वगैरह नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई जैसे स्कूल से वहां पर उन्हीं में वहां पर एक तरीके से ऑनलाइन चीजें पढ़ाई जाए ताकि बच्चे घर से आकर वहां पर बैठें और इंजॉय कर सके चीजों को। तो टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से यूज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी काफी जरूरी है आज के डेट में एजुकेशन में, और जैसे कोविड-19 ने इसको कंपलसरी बना दिया है कि इसके बिना आप लोगों का काम नहीं चलेगा, तो वो भी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव यहां पर खोजे जाएंगे और इसके साथ में ऑटोनोमस बॉडी रहेगी यहां पर, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि क्रिएट की जाएगी ताकि आइडियाज एक्सचेंज किए जा सके कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड यूनिट रहेगी यहां पर एक तरीके से, कैसे यहां पर डिजिटल कंटेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ये सारी चीजें सेटअप की जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा। इंटीग्रेशन रहेगा टेक्नोलॉजी का ताकि जो इंप्रूव किया जा सके क्लास रूम जो प्रोसीजर है उसको भी, और टीचर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस दिया जाएगा, क्योंकि देखिए टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है हमारी कंट्री में जिसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है।
कहने के लिए इज्जत है, चलिए टीचर है, पर लेकिन अगर आप लोग जाकर देखोगे एज ए किसी माँ बाप से पूछोगे अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहते हो, तो वो वाला जो एक ओरा होना चाहिए टीचर का, जो सबसे ऊपर होना चाहिए, खासकर क्योंकि वो एक तरीके से चाहे कोई वकील बन रहा है, चाहे कोई आईएएस बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, उसको तैयार कौन करता है? टीचर तैयार करता है। तो कम से कम टीचर को एक इस तरीके की जिंदगी मिलनी चाहिए ताकि इसको एक तरीके से लोग जो है इसमें आना पसंद करें कि हाँ टीचर भी बनना है मुझे आगे चलकर। तो वो वाली चीजें यहां पर होनी चाहिए। जिस दिन वो वाली चीजें आ गई तो फिर आप लोगों को जो हमारी कंट्री की एजुकेशन व्यवस्था है उसमें बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टीचिंग एक तरीके से मजबूरी का नाम नहीं रहेगा। टीचिंग वहां पर उस तरीके से ऐसा रहेगा कि हाँ बंदा बनना चाहता है, रियलिटी में लोगों की लाइफ चेंज करना चाहता है, तो लाइफ चेंजिंग जो पर्सनैलिटी है वो टीचर से निकल कर आएगी लोगों के लिए। तो इसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो टीचिंग के लिए रहेगी यहां पर, तो उसको यहां पर बोला गया कि इसको 4 ईयर के साथ में यहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा बीएड डिग्री के साथ में। तो देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। नेक्स्ट यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जा रही है। आप लोगों के पास में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप लोग मेरा लेक्चर देख पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में मोबाइल नहीं है आज के डेट में भी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया लॉकडाउन के टाइम पर जब ट्राइबल कम्युनिटी वाले एरिया में कुछ बच्चे लेक्चर देखते थे, तो वहां पर एक बच्चे का मेल आया कि सर मोबाइल रिचार्ज करा दो। तो उस पर्टिकुलर एरिया में पता है क्या कंडीशन थी? वो कई परिवार मिलकर एक मोबाइल चलाते थे अपने बच्चों के लिए, फोन वोन आ गया उस पर वो लेक्चर वगैरह देख लेते थे। तो ये सिचुएशन आप लोगों को वहां पर देखने को मिली। तो इससे ये पता चलता है कि एक तरीके से सब लोगों के पास में सारी फैसिलिटी नहीं है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो एक तरीके से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो एक अच्छे लेवल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सोसाइटी है उसके ऊपर भी अच्छे से फोकस देकर चला जाए। तो ये सारी चीजें भी यहां पर अवेलेबल आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी यहां पर एनकरेज किया जाए ताकि वो एक तरीके से अच्छे लेवल पर स्कॉलरशिप ऑफर करें। जो बच्चे यहां पर आज के डेट में चीजों को नहीं कर पा रहे हैं उनको भी यहां पर प्रॉपर हैंडल किया जा सके। प्रोफेशनल एजुकेशन यहां पर देखने को मिले, स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि आप लोग लेवल गिरा दें यहाँ पर हर एक लेवल पर, चाहे यूनिवर्सिटी, चाहे हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, लीगल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब में एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यहाँ पर होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन और अप्रोच यहाँ पर चलनी चाहिए ताकि जो बच्चा चाहे उस फील्ड में जा सके, यानी कि उसके ऊपर थोपा जा रहा है ये नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पर यही मिलेगा, तो वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। खासकर इनडायरेक्ट वे में मैं आप लोगों को बोलूं तो ये बोला जा रहा है कि पूरी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चेंज किया जा रहा है ताकि सिचुएशन जो है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके हमारी कंट्री में और सही लेवल पर सारी चीजें देखने को मिले। तो ये यहां पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यूनिवर्सिटी के एक तरीके से जो एक्सेस है वो यहां पर प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस यहां पर होनी चाहिए, यानी कि हर एक बच्चे को यहां पर चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होनी चाहिए यहां पर। तो ये बोला जा रहा है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके। तो एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन 3 to 6 ये बोला जा रहा है कि 2025 तक इसको कवर किया जाएगा। रिप्लेस किया जा रहा है 10+2 सिस्टम को 5334 के साथ में, ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को। नेशनल मिशन ऑन ये है यहाँ पर एक तरीके से फाउंडेशनल जो लाइब्रेरी एक तरीके से यहाँ पर लिटरेसी है और इसी के साथ में न्यूमरेसी, यानी कि एक फाउंडेशन भी तैयार किया जाएगा ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक यहाँ पर 2025 तक। तो एक अच्छी पॉलिसी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो एक तरीके से मल्टीलिंगुअल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश की जाएगी पर थोपा नहीं जाएगा, अपने हिसाब से चीजों को ले सकते हैं। रिफॉर्म किया जाएगा एग्जाम्स में कि कैसे कैसे एग्जाम लेकर यहां पर चलना है। नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम यहां पर रखा गया ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा आप लोग, यानी कि परखना है बच्चों को एक तरीके से। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन देखने को मिलेगी, यानी कि गर्ल्स को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं कि हाँ आगे चल के करना ही क्या है, तो वो वाली चीजें देखने को नहीं मिलेगी। खासकर सोशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसके ऊपर अच्छे से फोकस दिया जाएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी आप लोगों को देखने को मिलेगा टीचर्स के लिए ताकि सिचुएशन को ढंग से लेकर चला जा सके और 2022 तक ये चीजें लेकर चली जाएंगी। स्टैंडर्ड रहेगा यहां पर एक तरीके से स्कूल लेवल पर और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि जो बच्चे हैं आगे चलकर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी का पढ़ने मन नहीं है तो उसको ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो बिना अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए भी अगर अपना कोई जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो उस तरीके की फैसिलिटी भी उसको यहां पर देखने को मिले। तो हर एक चीज का एक तरीके से ब्यूरो इसके अंदर डाला गया ताकि सिचुएशन को ढंग से लेकर चला जा सके। तो वही चीजें समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो एक तरीके से राइट रेसिपी है, सही तरीके से सही जगह पर चीजें आ रही हैं, पर लेकिन कितने अच्छे से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं वो चीजें हम लोग को यहां पर देखनी पड़ेगी, वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो यही चीजें यहां पर समझाया जा रहा है कि हम लोग को भी इसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ ये वाली पॉलिसी जो है हम लोग को ढंग से लेकर चलनी है। तो उसी के चलते बच्चों को भी उसी तरीके से एक माहौल बनाना पड़ेगा पूरी कंट्री में, क्योंकि काफी बड़ा चेंज आने वाला है। तो अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पर लेकिन स्टेट और जनता कितना एक्सेप्ट करेगी वो देखना पड़ेगा। 4 मेजर पॉलिसीज इनिशिएटिव हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं
19 जो यहाँ पर बेसिकली इंडिपेंडेंस है और 1992 में लास्ट वाली देखने को मिली, जिसके बेस पर हमारी कंट्री में चेंज किया गया। तो अब आने वाले टाइम में कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड कराएंगे, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। एक तरीके से अच्छे लेवल पर 21st सेंचुरी के हिसाब से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव पाथवे भी होना चाहिए, यानी कि बस घुस गए तो आप लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद में। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबल चीजें लेकर चलनी चाहिए, तभी यहां पर ये 5334 मॉडल जो है वो इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो ये एक तरीके से 3 साल की एज से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है जो चाइल्ड है वो मदर टंग लैंग्वेज यहां पर लेकर चल सकता है एटलीस्ट 5वीं तक का। तो ये एक अच्छी बात है। यहां पर 3 से लेकर 8 तक का जो लैंग्वेज है यहां पर, ठीक है, तो मदर टंग और इंग्लिश भी यहां पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना आज के डेट में कहीं ना कहीं कंपलसरी बन चुकी है काफी ज्यादा। जो भी आज के डेट में अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अच्छी चीजें पढ़ना आप लोग चाहते हैं तो वो सारी आप लोग को इंग्लिश में देखने को मिलेगी। किसी कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग को इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग IAS बनते हैं, फिर कोई भी फ्यूचर ऑफिसर आप लोग बनते हैं, तो दूसरी कंट्री के साथ में हमारे कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है इसके चलते। तो इसीलिए यहां पर इंग्लिश को भी पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन थोपा नहीं जा रहा है चीजों को। ये एक अच्छी बात है। यहां पर 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात की जा रही है आने वाले टाइम में। तो यानी कि एजुकेशन को 2030 तक 100% वो एक तरीके से हमारी कंट्री में एनरोलमेंट होना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चला जा रहा है, ठीक है, ताकि चीजें आराम से रखी जा सके। ऑनलाइन भी जो एजुकेशन है और लर्निंग मेथड है उनको भी यहां पर एक तरीके से इंक्लूड करके चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में कोई स्टेप उठाया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन कैसे किया जाएगा, सेल्फ असेसमेंट यहां पर जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर फोकस है, यानी कि आप लोग ग्रेड नहीं देंगे, एक तरीके से छोड़ दिया गया उनको, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से खुद ही अपने आप को ग्रेड दें, अपने आप को खुद ही अपग्रेड करें। तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर फ्री किया गया स्कूल को ताकि उनको ऑटोनॉमी दी जाए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो फेवरेबल पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, सेटिंग का फंडिंग होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन होना चाहिए और रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से ऑल ओवर डेवलपमेंट यहां पर स्कूल का रहेगा, जिसके बेस पर चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ताकि सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल पर सुधरती हुई आप लोगों को नजर आए। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। स्पेशल जो सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, फिजिकली जो चैलेंज बच्चे हैं उसके ऊपर भी एक अच्छा फोकस यहां पर दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है हमारी कंट्री में अब तक लगभग 3-4 के करीब हमारी जीडीपी खर्च किया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर, तो इसको बढ़ाकर 6 जीडीपी खर्च करने की बात की जा रही है। तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल क्या है यहां पर, मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में हमारी कंट्री में एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ये हमारी कंट्री में जो लिस्ट सेकंड है स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, यानी कि राज्य को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। राज्य को आप लोग पीछे नहीं छोड़ सकते, तो राज्य को साथ में लेकर चलना पड़ेगा आप लोगों को प्रॉपर वे में, तभी चीजें होंगी, वरना पॉलिसी तो आप लोग बनाकर रख देंगे, इंप्लीमेंट तो राज्य करेगा। अगर राज्य इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो राज्य को आप लोगों को साथ में लेकर चलना है। यहां पर अगर राज्य साथ में नहीं रहेगा तो फिर चीजें आप लोगों को ढंग से देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो राज्य को साथ में लेकर चलना ही चलना है आप लोगों को, वो बातें बताई गई है। और यहां पर हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखोगे हमारी कंट्री में पहले एजुकेशन अच्छी थी, फिर बिगड़नी स्टार्ट होगी और फिर से एजुकेशन को अच्छे से करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अच्छी बात यहां पर है, डाइवर्स कंट्री है तो डाइवर्स चीजें देखने को मिलेगी, पर लेकिन उसमें भी कितने अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा काफी अच्छे से। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पर फ्रिक्शन करती हुई नजर आएगी, यानी कि ऐसा नहीं कि सारी चीजें आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कैसे यहाँ पर बच्चों को लेकर चलना है, कैसे ब्रेकफास्ट करना है, कैसे उनकी फंडिंग यहाँ पर होगी, किस तरीके से आप लोग उसको इंप्लीमेंट करके चलेंगे। हर एक राज्य में अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग सिस्टम है। यूनिवर्सलाइजेशन आप लोग स्कूलिंग और हायर एजुकेशन का कैसे करेंगे जब सारे राज्य अलग अलग पैटर्न पर चलते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये राज्य के हाथ में पावर हम लोग को देनी है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल को लेकर बात करें, चाहे हमारी कंट्री में जो टेस्ट को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नेशनल बॉडी खासकर चाहिए अपनी जगह पर, लेकिन स्टेट के बारे में भी आप लोग को सोचना पड़ेगा, तभी प्रॉपर वे में आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी कि अपने हिसाब से काम नहीं करना है, राज्य को भी साथ में लेकर चलना है, ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश इसके अंदर की गई, जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट यहां पर कुछ टर्म्स है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिससे बात की जा रही है सीरोलॉजी के बारे में। सीरोलॉजी क्या होती है, एक तरीके साइंटिफिक स्टडी होती है या फिर डायग्नोसिस आप लोग बोल सकते हैं, जो ब्लड के अंदर सीरम होता है उसको एग्जामाइन करने का। स्पेशली आप लोग का इम्यून सिस्टम कैसा है, पैथोजन जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो बॉडी का जो एक तरीके से वायरस के साथ में लड़ने में कैसी आप लोगों की बॉडी है उसके बारे में बात की जाती है। देखिए यहां पर अभी जो कोरोना वायरस है उसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग यहां पर एक लाइन बोली गई है, ये लीथल नहीं है कि जिसको हो जाएगा उसको मार डालेगा। ठीक है, ये ओरिजिनली लोग इससे डरे कि हाँ भैया ये लीथल
लीथल है, यानी कि लोगों की जान ले लेगा, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये लीथल नहीं है, पर लेकिन हाँ जो बोला गया था कि इन्फेक्शन जो इसकी वजह से फैलेगा, उसके बारे में हम लोगों ने कम चीजें आंकी थी। इन्फेक्शन ये इतना फैला रहा है जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ी। यानी कि एक तरीके से आज की डेट में ये माना जा रहा है कि एक तरीके से 3 in 5 यानी कि 57% जो टेस्ट यहाँ पर स्लम्स के अंदर किए जा रहे हैं मुंबई के अंदर में, तो वहां पर ये माना जा रहा है कि उनकी बॉडी जो है खुद एंटीबॉडीज डेवलप कर चुकी है कोरोना वायरस को लेकर। यानी कि हमारी कंट्री में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छा है, तो उसके चलते चीजें देखने को मिल रही है। पर लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोग चीजों को यहाँ पर इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसको लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो चेक किया जा रहा है हेड कम्युनिटी के तहत से यहाँ पर, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में जाकर इतने लोगों को यहाँ पर चेक कर लिया, फिर उसके बाद में सोचा कि हाँ यहाँ पर ये चीजें जो है सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग समझते हैं, अगर हमारी कंट्री में ये जाना जाता है कि हमारी कंट्री में गेहूं की पैदावार कितनी हो रही है, या फिर हमारी कंट्री में दूसरी कोई फसल कितनी अच्छे से पैदा हो रही है, तो ये थोड़ी ना कि हर एक खेत में जाकर चेक करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ सैंपल्स उठाते हैं और उसके बेस पर एक स्टडी कर लेते हैं कि हाँ भैया इस सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज इतनी यहाँ पर पैदावार हो रही है, खेत को लेकर चेक कर लिया। तो ये काम किया जाता है ग्राउंड लेवल पर, जो हमारी कंट्री में पटवारी जो लेखपाल होते हैं वो ये काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, और फिर ऊपर तक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है, फिर स्टेट तक पहुंचता है, फिर सेंटर तक पहुंचता है, वो डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन यहाँ पर ये चीजें वैलिड नहीं होंगी, यहाँ पर ये चीजें काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती नजर आएगी। तो प्रॉपर वे में थोड़ा सा चीजों को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। इतने ज्यादा चीजों को इग्नोर करना कितने हद तक सही है, तो ये इसके बारे में यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग चीजों को इग्नोर कर आप लोग यहां पर नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो राजस्थान के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में मैंने पीपीटी तो बना दी है, पर लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर उसके बारे में वैसे ही बताता हूं। ठीक है, क्योंकि पीपीटी मैंने बना दी है, काफी बड़ा आर्टिकल था, पर लेकिन जो जिस्ट है वो आप लोगों को बताऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के अंदर क्या हुआ, अशोक गहलोत जो कि चीफ मिनिस्टर, सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम वहां पर बने हुए थे, दोनों के बीच में झड़प हो गई। झड़प आज से नहीं थी, वो पहले से ही चली हुई आ रही थी, क्योंकि राज्य के अंदर जो पूरा जोर थोड़ा दमखम लगाया गया वो सचिन पायलट के द्वारा लगाया गया, और जो बाजी मारकर ले गए अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनकर वो बैठ गए, तो वो लाजमी था, मेहनत कोई और करे फल कोई और खाए, तो ये इस तरीके की कंडीशन होना बनती है। पर लेकिन सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, सिचुएशन तब क्रिएट हो गई बहुत ज्यादा जब यहां पर सचिन पायलट जो है वो सेंटर की जो हाई कमांड है कांग्रेस की उसके पास में पहुंचे। तो यानी कि एक तरीके से सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया अपनी पार्टी के खिलाफ। यहां पर जो भी चीजें चल रही थी वहां पर उसमें मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई। तो डिस्क्वालीफाई करने का जो पावर है हमारी कंट्री में वो स्पीकर के हाथ में होता है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने की बात की, जो हमारी कंट्री में जो बेसिकली दल विरोधी कानून है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग दल बदल कानून के तहत काम करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये यहां पर क्या किया इन्होंने, सचिन पायलट साहब ने बोला, उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट के अंदर में। कोर्ट ने स्पीकर के डिसीजन पर रोक लगा दी। पर लेकिन अगर संविधान के हिसाब से आप लोग चलें हमारी कंट्री में, तो ये बोला जाता है कि जब तक कोई स्पीकर डिसीजन न ले ले, यानी कि स्पीकर जो यहां पर कोई डिसीजन न ले ले कि हां हम लोगों ने यहां पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया, तब तक कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होता है। पर लेकिन कोर्ट ने पहले से पहले उसमें इंटरफेयर कर दिया। पहली तो बात यह है। दूसरी बात जो यहां पर आप लोगों को पता है, गवर्नर जो नॉर्मली रहते हैं, गवर्नर किसके हाथ में रहते हैं, गवर्नर सेंटर के हाथ में रहते हैं कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों को पैटर्न आज के में अपनी कंट्री का देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत, वो यहां पर इस चीज को लेकर परेशान है कि जो गवर्नर है यहां पर वो भी आनाकानी कर रहे हैं। यहां पर जब बोला जाता है कि असेंबली के सेशन कराने, तो बोलते हैं मेरे हाथ में पावर है कि कब तक मैं उसको डिसाइड करूं। तो यानी कि गवर्नर भी जो है वो भी यहां पर एक तरीके से उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे कि नॉर्मली काम करती है। देखिए हमारी कंट्री में सेंटर है, सेंटर में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसी का एक तरीके से प्रतिबिंब हमारी कंट्री में स्टेट में देखने को मिलता है। जिस तरीके से सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना है, उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर होता है और गवर्नर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना है। पर लेकिन ऐसा पैटर्न आप लोगों को होता हुआ नजर नॉर्मली नहीं आता है। उन राज्य में तो काम चलता रहता है जहां पर सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट और स्टेट में भी, पर लेकिन जहां पर चेंज हुई, सेंटर में अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, जैसे आप लोग वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लो, वहां पर फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, और वही प्रॉब्लम अभी यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ये सारा ऐसा लग रहा है कि संविधान के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है और जनता के लिए भी यहां पर ये चीजें सही होती नजर नहीं आती हैं। तो वही सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजें यहां पर आर्टिकल से आप लोगों के सामने इसमें चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। एक केस है यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है, कितो हो तो होलहन, ठीक है, वर्सेस जिलुचुली। ठीक है, ये जिलुचू क्या ऐसा कुछ जुलूहू करके यहां पर केस है 1992 का। तो यहां पर यही बात बेसिकली बोली जाती है 10th शेड्यूल के अंदर में कि आप लोग जब तक यहां पर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का स्पीकर के द्वारा फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है, तब तक आप लोग वहां पर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सही तरीका यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये था आज का डिस्कशन। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर, तो क्वेश्चन में जो आंसर है यहां पर वो क्या है, ये मैंने आप लोगों से पूछा था, तो सही आंसर है यहां पर इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर एक तरीके से 1 सेकंड
सतलज रिवर, हाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी तो आंसर आप लोगों के सामने ये हो गया, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ब्यास रवि और जो सतलज है वो इंडिया का पार्ट है, पर लेकिन वहां पर पाकिस्तान का पार्ट बोला गया सतलज को। इंडस रिवर और झेलम चेनाब यहां पर ये पाकिस्तान का पार्ट है, तो ये याद रखिएगा। माउंट जो कैलाश है उससे होकर ये निकलती है और फिर आगे बहती हुई आप लोगों को नजर आएगी सतलज रिवर, ये यहां से आप लोग देखते हैं और जाकर ये यहां पर मिल जाती है, आगे चलकर इस इंडस रिवर का पार्ट बन जाती है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसके हिसाब से यहां पर काम चलते हैं, तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों की नैनो मैगजीन की आएगी, एक तो आप लोगों को लगभग कोशिश करूंगा दोपहर में प्रोवाइड करा दूं और एक इवनिंग में। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।